So today's class we will start with a special subject, a special topic, that is space mission. And very first question arise, that is what is the difference between space and the sky? Can anyone tell? हिंदी में ट्रांसफर करूँ, ट्रांसलेट करूँ तो स्पेस इज जगह एंड स्काई मीन्स आसमान. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आकाश एंड दी जगह? बोल सकते हो कोई? डेफिनेशन पूरी नहीं चाहिए, अपने को क्या डिफरेंस समझ में आता है, अपनी लैंग्वेज में क्या इसको डिफाइन करेंगे कि स्पेस क्या होता है एंड स्काई क्या होता है? हम्म, कोई बताएगा? नहीं. मैम स्पेस में प्लैनेट्स होते हैं अच्छा, और आकाश में क्या होते हैं, स्काई और में क्या मैम होता है? स्काई हाँ, बोलो ना, कोशिश करो ना, कुछ भी भले गलत हो, नो प्रॉब्लम. आपके मन के अंदर का तो निकले कि क्या नॉलेज है आपको, कहाँ आप सही हो, कहाँ आपको मैम करेक्शन की जरूरत है. हाँ बेटा. स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता और स्काई में होता है। स्काई में ऑक्सीजन होता है. मीटियोर सैटेलाइट्स मीटियोर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, स्पेस में होते हैं कि स्काई में होते हैं? स्पेस में। ओके चलो, फाइन. बट स्पेस होता क्या है और स्काई क्या होता है? स्पेस मतलब ब्रह्मांड और ब्रह्मांड. स्काई मतलब आकाश. हाँ, दैट इज हिंदी टर्मिनोलॉजी हुआ ना, वही मैंने ट्रांसलेशन करके वही तो बताया आपको. फाइन, चलो नो प्रॉब्लम. है ना, आपने कहा बराबर है. स्पेस में एक ने कहा कि एयर नहीं है, हवा नहीं है, जबकि स्काई तक हवा है. एग्जैक्टली. तो स्काई एंड स्पेस एक्चुअली क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, जैसे ल्यूजा ने कहा स्पेस मतलब ब्रह्मांड. यस, इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ सन, उसका 9 प्लैनेट्स का ये छोटी सी फैमिली एक बहुत छोटी सी जगह घेरती है पूरे यूनिवर्स के अंदर. एंड इस पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो चाहे एक सोलर सिस्टम और दूसरे सोलर सिस्टम के बीच की जगह हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जगह स्पेस कहलाती है. ठीक है, मेरे और तुम्हारे बीच की जो गैप है दैट इज ऑल्सो स्पेस. आप अपने रूम में बैठे हो तो आपके और मोबाइल के बीच में भी जो जगह है दैट इज स्पेस, नॉट स्काई. वो स्पेस है. लेकिन हमारा जो ब्रॉड व्यू जो स्पेस के लिए आता है वो जनरली आकाश के ऊपर, अर्थ के ऊपर की बात होती है, उसको हम स्पेस बोल देते हैं, स्पेस साइंस बोल देते हैं उस चीज को. एग्जैक्टली, बिकॉज स्पेस जो है वो हम उस बड़े वे में कंसीडर करते हैं कि जो सन एंड उसके 9 प्लैनेट्स है उनके बीच की जो गैप है दैट इज स्पेस. तो वही गैप अर्थ के अंदर हमारे और तुम्हारे बीच में या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी स्पेस ही कहलाती है. डन. ठीक है, तो ये 9 प्लैनेट्स, उनके बीच की गैप, प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स के बीच की जगह, ये पूरी कोई भी खाली जगह इज कॉल्ड एज स्पेस. वेयर इज द स्काई? स्काई इज द लिमिट ऑफ आवर विजन. हमारे आंख को जहां तक दिखाई देता है उतना पार्ट दैट इज स्काई. एंड एक्चुअली स्काई भी हमको दिखाई इसीलिए देता है क्योंकि डे टाइम में जब सन की लाइट अर्थ के अंदर आती है, रिफ्लेक्शन के बाद जो कलर वापस ट्रांसमिट होते हैं, अर्थ से टकराने के बाद जो कलर ट्रांसमिट होते हैं, उन कलर का जो टोटल दिखाई देता है वो होता है ब्लू कलर. एंड इसीलिए हमारी आंखों की लिमिट तक हमको जो पार्ट स्पेस का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, स्पेस का उतना पार्ट ही स्काई कहलाता है हमारे लिए, अर्थ के लिए. ठीक है, चीज क्लियर हुई? तो यस मैम। sky is also a part of space that is visible from earth and during daytime only, है ना. नाइट टाइम में क्या हो जाता है? नाइट टाइम में अर्थ एंड मून के बीच की स्पेस, अर्थ एंड सन के बीच का स्पेस सब एक सा हो जाता है, टोटल डार्क ब्लैक. ठीक है, तो जो स्पेस है पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन हमारा स्काई डे टाइम में स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सन.
हो गया? ओके। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम? फटाफट आंसर करो, ये आंसर आपको मालूम है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम? जल्दी जल्दी बोलो, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? मैम planets, प्लैनेट्स, यस, हेड है, सबसे पहले उसका हेड है सन, सन के फिर प्लैनेट्स हैं, ओके, और क्या है? मून्स यस, प्लैनेट्स मून्स के मून्स हैं, सैटेलाइट्स, मून्स एंड सैटेलाइट्स हैं, ओके, और क्या क्या है? मीटियोर्स हैं, मैम मीटियोर्स। एग्जैक्टली, कॉमेट है एंड मीटियोर्स है, ये सारी चीजें सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। डन। व्हाट इज मेंट बाय मैम स्टार्स भी सैटेलाइट? होते हैं ना? हाँ, स्टार, सोलर सिस्टम में स्टार्स नहीं होते बेटा, वो स्पेस में हो गए। हमारा जो स्टार, एक ही स्टार है हमारी मैम फैमिली का, जो दैट इज सन। मैम स्टार्स तो चमकते हैं, लेकिन जो चमकते नहीं वो भी होते हैं ना? जो चमकते नहीं है वो प्लैनेट बड़े होते हैं। बड़े पत्थर। तो वही तो बोल रही हूँ, ma'am. मीटियोर मीटियोर मीटियोर, है ना, एस्टेरॉइड बोलते हैं उनको, जो चमकते नहीं है और पत्थर होते हैं ना, वो एस्टेरॉइड होते हैं। ठीक, वो एस्टेरॉइड जब घूमते घूमते अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं, जब गिरते हैं तब वो मीटियोर कहलाते हैं। जल के चिंगारी के जैसे गिरते हैं तो वो मीटियोर कहलाते हैं। एस्टेरॉइड होते हैं बेटा वो। ठीक है, जो चमकते हैं वो दूर दूर के एक एक सन जैसे स्टार हैं, जो दूर से हमको रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते दिखते हैं। ठीक है, वो हर एक स्टार एक सन के जैसा होता है, एंड हो सकता है उनकी खुद की एक एक सोलर सिस्टम जैसी फैमिली भी हो, जैसे हमारे सन की है ना। फाइन, चलो, सैटेलाइट, एक कॉमन मीनिंग। सैटेलाइट ऐसे होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं उनको मून कहते हैं, जैसे हमारा एक मून है, ठीक है ना। तो नेचुरल सैटेलाइट मून कहलाते हैं, एंड जो ह्यूमन बीइंग बना के भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून नहीं कहलाते, वो सिर्फ सैटेलाइट कहलाते हैं। डन। चलो, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। कितने हैं? एक, है ना। नाउ, ह्यूमन बीइंग जो मैन है, अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के कारण हमेशा अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहता है, एंड उनको ढूंढने के लिए, नई नई खोज करने के लिए हमेशा उसका दिमाग चलता रहता है, क्योंकि वो नई नई खोज करके अपने दिमाग को यूज करके नई नई एक्सप्लोरेशन करता रहता है, एंड उन सारे वर्ल्ड में भी घुसना चाहता है जो उसके लिए अननोन है ना। एंड इसीलिए इसी क्यूरियोसिटी ने स्पेस मिशन शुरू किया कि ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होती है, ये सन कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, ये थोड़ी 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 चीजें हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ ली है ना, एंड साइंस में भी पढ़ लिया है। तो उड़ने की अपनी इसी ड्रीम के कारण, स्पेस में ढूंढने के कारण ही, अपनी सारी इस डिजायर के कारण, अपनी इस एगरनेस के कारण ही स्पेस मिशन जैसी नई चीजें हमारे सामने आई हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पेस मिशन, लेट्स सी दैट। चलो, स्क्रीन पर है आपको स्पेस मिशन पैराग्राफ सबको। Yes, ma'am. Yes, substantial development in technology, especially space technology, in the later half of 20th century resulted in the development of spacecraft making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the Earth. Additionally, space missions have been undertaken for the close observation of various objects in our solar system. We will learn this in this chapter. Okay? We can classify the space mission into two categories. दो categories में होता है, underline this thing. In one type of mission, the objective is to be put artificial satellite in the orbits around the Earth for research and various other useful applications. The objective of the second type of mission is to send spacecraft to outer space for close observation and understanding of the objects in solar system or even outside the solar system. दो टाइप के स्पेस मिशन है। पहला ऐसा कि हमारी बहुत सारी ज़रूरत के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, रिसर्च फील्ड में नई टेक्नोलॉजीज को ऐड करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में ही सेट करना, ये पहला मिशन। दूसरा मिशन ये कि
कुछ एक ऑब्जेक्ट्स को ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाना जिसको हम सोलार सिस्टम में अर्थ के आगे भी जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को सोलार सिस्टम में भेजना। ठीक है, सोलार सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, अर्थ के बाहर दूसरे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट है उसको भेजना। एंड कई बार तो ये मिशन ऐसे भी प्लान किए गए हैं कि हमारे सोलार सिस्टम के अलावा दूसरे कौन कौन से सोलार सिस्टम हैं उसकी भी स्टडी की जाए। ठीक है, चलो। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गैगरिन ऑफ द देन यूएसएसआर, रशिया जो था। ठीक है, वहां के सबसे पहले पर्सन थे। उन्होंने अर्थ के चारों तरफ 1961 में ऑर्बिट किया था, यानी स्पेस क्राफ्ट में बैठे एंड अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाया था। He was the first person to go in space, Yuri Gagarin from Russia. The first person to step on the moon was in 1969, Neil Armstrong of USA. सबसे पहले पर्सन थे जो मून पर कदम रखा था। आफ्टर दैट राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट मिशन। रशिया के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ था उसमें डॉक्टर राकेश शर्मा गए थे। एंड उसके बाद के लोग आपको मालूम है, आपने पढ़े हैं, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये दोनों ही इंडियन ओरिजिन की थी लेकिन काम करते थे नासा के लिए। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का एक मिशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने एक्सप्लोरेशन मिशन में बहुत बार स्पेस ट्रैवल किया था। एंड ये सब चीजें आपको मालूम है, जिसमें से कल्पना चावला अब हमारे बीच में नहीं है। स्पेस मिशन से रिटर्न आते समय उनका जो एयरक्राफ्ट था, जो स्पेस क्राफ्ट था, वो डैमेज हो गया एक्सीडेंटली एंड अब वो हमारे साथ नहीं है। इसके बाद सुनीता विलियम्स तो कई बार स्पेस सेंटर पर जा चुकी हैं, कई महीनों तक वो वहां पर टाइम स्पेंड कर चुकी हैं, स्पेस वॉक भी किया है उन्होंने एंड उनके बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक, चलो नाउ अब हम स्पेस मिशन की जरूरत आज की तारीख में, जरूरत क्या, आज की लाइफ में आज जो हम ये सब चीजें पॉसिबल कर पा रहे हैं, इवन मोबाइल फोन पर जो बात कर रहे हैं, घर पर बैठ के अमेरिका में क्या चल रहा है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैच जो हो रहे हैं वो लाइव देख पा रहे हैं। अभी हमने 2020 मैच देखे, दुबई से लाइव हो रहे थे। ये सारी चीजें पॉसिबल हमारे लिए कैसे हो पाई, इसके पीछे का आंसर भी स्पेस मिशन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर आज हमारे यहाँ कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी कैलामिटी आने वाली हो, जैसा कोई तूफान आने वाला हो, कोई सुनामी आने वाली हो, इसका प्रेडिक्शन पहले ही हो जाता है। तो किस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं, बिल्कुल एक मोटे तौर पे आपको अंदाजन बताऊं तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ भेजे गए हैं, एक्चुअली वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बदले बहुत बड़े एक कंप्यूटर हैं जिनके अंदर एनालिसिस करने वाले डेटा मशीन्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए बड़े बड़े, एंड उनके अंदर बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगे हुए हैं। बस उतनी ही वो मशीनें हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनके अंदर रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, ये सिग्नल्स कैच करने की कैपेसिटी होती है इनमें। तो अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहां से उसका जो लाइव ट्रांसमिशन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे वहां के टीवी सेंटर में जो रिकॉर्ड होता है उससे रिकॉर्डिंग के वो सिग्नल स्पेस में जाते हैं, स्पेस में वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं एंड वापस इंडिया में आते हैं। ठीक है, इंडिया के किसी एक सेंटर पर वो ट्रांसमिट होके आते हैं वो सिग्नल्स एंड यहाँ से इंडिया से फिर वो इंडिया के सारे टीवी चैनल्स पर स्प्रेड होते हैं। इस तरह से हम एक देश में होने वाला लाइव इवेंट दूसरे देश में बैठ के देख सकते हैं। लाइकवाइज कैमरा लगे होने के कारण वेदर की फोरकास्टिंग हो जाती है। ठीक है, एंड वेदर फोरकास्टिंग हो जाने के कारण हम बैठे बैठे ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये हमको फोरकास्टिंग करके बता सकता है कि कहीं बारिश होने वाली है या साइक्लोन आने वाला है या सुनामी आने वाली। इन सारे सुनामी का प्रेडिक्शन तो काफी बाद में होता है, बट ये जो वेदर से रिलेटेड फोरकास्टिंग होती है वो बहुत अच्छी
अच्छी तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके की जा सकती है। ठीक, नाउ सी कहते क्या है, द वर्ल्ड हैज बीन बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। पूरी दुनिया सिमट के रह गई है, बहुत छोटी हो गई है। ठीक है ना, पहले हमारे लिए दुनिया की चीजें देखना पॉसिबल नहीं होता था, कभी कहीं से कहीं फोटो मिले, न्यूज़पेपर में आए तो हमको जानकारी होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है ना, टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। फोन पे बात करना तो अब हमारे लिए बहुत ही इजी चीज हो गई है, डिफिकल्टी कुछ है कि नहीं है उसमें। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम, घर पे बैठे बैठे, मैंने जैसे कहा हम इवेंट देख सकते हैं, आजकल तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठ के लोगों को लाइव देख सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल पर बैठ सकते हैं। सो ड्यू टू इंटरनेट every information is available at our fingertips. It's become possible to get advance alert about natural calamities, जैसे मैंने कहा, and take proper precautions. हमको calamities के बारे में proper से मैसेज मिल जाते हैं, तो हम अच्छे से प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कैसे होता है। एक पर्सन एक जगह पर बैठा हुआ है, तो वहां से किस तरह से उसके रेडियो सिग्नल्स जाते हैं सैटेलाइट पर, एंड सैटेलाइट से कैसे दूसरे टावर के थ्रू किस पर्सन तक पहुंच सकते हैं दूसरी जगह पर, है ना। चलो, नाउ ड्यूरिंग वार इट्स पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ एनिमी थ्रू एरियल सर्वेलेंस। मालूम है कि ये चीज आपको, एरियल सर्वेलेंस, अगर आपने अभी उरी मूवी देखा हो, देखा है उरी, उरी पिक्चर देखा था, यस मैम। है ना, बहुत अच्छे से उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं। एयर सर्वेलेंस में सैटेलाइट्स के पिक्चर से ही अपने वार रूम में जो कंट्रोल रूम होता है वहां से ही पता चल जाता है कि अपने एरिया में दुश्मन कहाँ तक आ गया है। कोई हेलीकॉप्टर भी इवन एंटर होता है तो भी वो ब्लिंक हो जाता है वहां पर, है ना, उनके स्क्रीन पर पता चल जाता है। एंड इसी एयर सर्वेलेंस के थ्रू लड़ाई के समय देश अपने अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज भी पॉसिबल हुई है। Thus, there are unlimited applications of space mission. Today, space technology is an inevitable part of development of nation. यानी इतना जरूरी हो गया है, वाइटल हो गया है अब हमारे लिए कि ये टेक्नोलॉजीज अगर हमने डेवलप नहीं की तो हमारे देश का ही डेवलपमेंट मुश्किल में आ सकता है ना। तो एक देश के डेवलपमेंट के लिए इन टेक्नोलॉजीज का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डन, अब देखते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट तो पता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक, एंड मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये हमको मालूम है। नाउ सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। सिमिलरली, if a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डेफिनेशन, a man-made object that revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit is called artificial satellite. मिला, टेक्स्ट बुक में मिला आपको? कहाँ पे? यस ये मैम। पेज नंबर तो शायद Yes, मालूम ma'am. नहीं है, लेकिन 10.2 डायग्राम जो स्पुतनिक का दिया हुआ है ना, उस डायग्राम के जस्ट ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पैराग्राफ, ये देखो मैंने स्क्रीन पर भी दिया आपको। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बाद ये मेरा कर्सर है, इफ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, इफ नहीं लेना है, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, फिर दैट लिखो, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मिला? यस मैम। Yes, ma'am. इसका डायग्राम अभी हमने 10.1 डायग्राम में ऊपर देखा था, कम्युनिकेशन वाले डायग्राम में, ठीक है। चलो अंडरलाइन करो आगे, नेक्स्ट सेम पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन जो आ रही है उसको भी अंडरलाइन करो। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक was sent to space by Soviet Union in 1957। फिगर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो रशिया ने भेजा था इन 1957। ये सोच लो हमारी इंडिपेंडेंस के जस्ट 10-12 साल के बाद, है ना।
तो कितने आगे एडवांस्ड हैं ये लोग हमसे। आज की तारीख में more than 1,000 satellites are orbiting the Earth. The satellites work on solar energy, so the solar photovoltaic panels are attached on both sides of the satellite like wings. क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से देंगे? इलेक्ट्रिक सप्लाई तो हमेशा दे नहीं सकते, इसलिए इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एनर्जी जो होती है वो सोलार एनर्जी से ही मिलती रहती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर सन हमको 12 घंटे ही दिखाई देता है एक जगह पर, लेकिन अर्थ के बाहर जैसे गए वहां 24 आवर्स सन अवेलेबल है। इसलिए इन सैटेलाइट्स के लिए जो सोलार पैनल्स होते हैं वही उसके दोनों तरफ विंग्स के जैसे लगा दिए जाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे। इसके बाद उस सैटेलाइट को जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उस सैटेलाइट में डाल दिए जाते हैं ताकि उस सैटेलाइट से ट्रांसमिशंस रिसीव एंड वापस से भेजने के लिए, सिग्नल्स वापस भेजने के लिए सुविधा उसके अंदर हो। सैटेलाइट्स हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप सैटेलाइट में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? मैं स्क्रीन थोड़ा सा और ऊपर करूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। नाउ उनके फंक्शंस के बेसिस पर, जैसे मैंने कहा सैटेलाइट में फंक्शन के बेसिस पर उनमें और अदर दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। वन सच सैटेलाइट इज शोन इन फिगर 10.1 ऊपर दिया हुआ है। जैसे सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए द सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम सैटेलाइट टू अ मोबाइल टावर। ठीक है, ये भी इसके अंदर फिट किए जाते हैं। एंड ये सैटेलाइट्स जब स्पेस में भेजे जाते हैं तो ये अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, एंड उनके फंक्शन के बेसिस पर सैटेलाइट जो हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, देखते हैं चलो। कुछ एक सैटेलाइट्स और इनके नाम देखो, ये आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनके ये एब्रिविएशंस हैं। इनके एब्रिविएशन के फुल फॉर्म क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, इनसेट सीरीज पूरी लॉन्च हो गई है। अब शुरू हो रहे हैं हमारे जीसैट मिशन। जीसैट मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल का नाम है जिसके थ्रू सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। ठीक है, एंड PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नीचे के जो दो दिए हैं वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। ये ऐसे व्हीकल हैं जिनसे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। अभी तो GSLV तो बहुत बड़ा एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना दिया है जिसमें कई थाउजेंड्स एंड टन्स वजन के सैटेलाइट और उसके दूसरे एक साथ, लास्ट में इंडिया ने सबसे जो बड़े सैटेलाइट्स एक साथ जो भेजे थे वो थे 21 सैटेलाइट्स एक साथ भेज दिए थे। इतना बड़ा जाइंट व्हीकल हमारे पास अवेलेबल है आज, इंडिया ने, इसरो ने खुद ने डेवलप किया हुआ है। देन नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं एंड उनके नेम्स क्या हैं, सैटेलाइट की सीरीज के नाम क्या हैं। सबसे पहला टाइप वेदर सैटेलाइट। ये वेदर सैटेलाइट्स जो होते हैं ये वेदर का प्रेडिक्शन करने के लिए और उसकी स्टडी करने के लिए होते हैं। इनके टोटल इनसेट, जीसेट एंड इनका जो लॉन्च व्हीकल जो होता है वो GSLV होता है। ठीक है ना, ये इनसेट सैटेलाइट एंड जीसेट सैटेलाइट की सीरीज है। अगर आपने नाम सुना होता, इनसेट A1, A2, ये सारे इस सीरीज में नाम से ये सैटेलाइट लॉन्च होते थे और इनका लॉन्च व्हीकल है GSLV। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल एंड इंटरनेट के यूजर्स के लिए, establish communication between different location in the world through use of specific waves, है ना। तो मोबाइल एंड कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलग से भेजे जाते हैं। ये भी इनसेट एंड जीसेट की सीरीज में ही चलते हैं एंड इनका लॉन्च व्हीकल GSLV। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट नाम से ही पता है कि टीवी एंड बाकी के सारे प्रोग्राम्स की टेलीकास्टिंग के लिए, टीवी में जितने भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं जो लाइव चलते हैं प्रोग्राम्स, उनकी टेलीकास्टिंग के लिए जो सैटेलाइट यूज होते हैं दोज आर कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। द ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट अगेन इनसेट एंड जीसेट सैटेलाइट्स ही हैं, लॉन्च व्हीकल GSLV। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज नेविगेशन सैटेलाइट।
तो जो नेविगेशनल सैटेलाइट्स होते हैं, they fix the location of any place on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude. आज अगर अपने को कोई बोला जाए कि नागपुर में फलाने फलाने जगह पर कोई एक टैंक है, अगर आप चाहो तो नेविगेशन सैटेलाइट से, ठीक है, गूगल मैप जो आता है नेविगेशन सैटेलाइट से चलता है वो, एंड आपको बोला जाए कि अगर नागपुर में 0 माइल पर कोई एक चीज खड़ी है वो आपको देखनी हो, तो आप नेविगेशन करके गूगल मैप से अर्थ के ऊपर कहीं भी किसी भी चीज का प्लेस बिल्कुल करेक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से फाइंड आउट कर सकते हो। नेविगेशन सैटेलाइट काम में आते हैं, जनरली ये यूज किए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए, किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए यूज किए जाते हैं। एंड नेविगेशन सैटेलाइट जो होते हैं ये IRNSS सीरीज में चलते हैं। लॉन्च व्हीकल इनके PSLV हैं, ठीक है। देन मिलिट्री सैटेलाइट, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। इसके बारे में गवर्नमेंट हमको बहुत डिटेल नहीं देती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने की चीजें होती हैं। देन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये करते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, इन सारी चीजों की अर्थ सरफेस के ऊपर की स्टडी करके देते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशंस एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, ठीक है। फोटो खींच के भेजते हैं तो फोरकास्टिंग भी होती है एंड स्टडी भी होती है। IRS सीरीज के ये, एंड लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से ये लॉन्च किए जाते हैं। चलो, तो ये जो YouTube के लिंक दिए हुए हैं आप इनको देख सकते हो एंड वहां से इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसा आपने को मालूम है कि सन एंड सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करते हैं। वैसे ही जो मून है, ये सारे मून्स भी अपने अपने प्लैनेट के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते हैं। दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। लाइकवाइज जो सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही भेजने पड़ते हैं ताकि उनके रेवोल्यूशन के टाइम पर आपस में उनकी कोलाइडिंग ना हो, टक्कर ना हो, एंड अर्थ के उस फोर्स में वो ग्रेविटेशनल फोर्स में पूरी तरह से घूम सके। All artificial satellites do not revolve in the similar orbit around the Earth. The function of the satellite decide the height of the satellite's orbit from the Earth's surface, the nature of the orbit, and whether the orbit shall be a parallel to equator or making some angle with it. To put the satellite in its proper orbit, the space height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using a satellite launch vehicle. Then the satellite is given a specific velocity known as critical velocity in a tangential direction to the orbit. The satellite then starts revolving around the Earth. The formula for the velocity VC, ठीक है, critical velocity कहाँ से आती है, ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने लिए डिराइव करने का नहीं है, एंड आई थिंक क्लास का टाइम खत्म हो रहा है बिकॉज 40 हो गया है ना। यस, मोर देन 40 मिनट्स हो गए एंड 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैज स्टार्टेड एंटरिंग द क्लास। तो इसको नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली जो कल अगर मैं लूंगी तो इस क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं ये अपने ऑर्बिट में सेट किए जाते हैं, ठीक है। सो इतना आज की क्लास के लिए। आपको यहाँ तक का जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट तो आप अभी पूछ सकते हो। नो मैम।